नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 5 आपका चल रहा था और यूनिट 5 लगभग कंप्लीट हो गया था। उसमें क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, तो आज इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपका यूनिट 5 से संबंधित है। ठीक है, इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में, और हमारे ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीछे का जितना क्लास हुआ है, समान अध्ययन का, करेंट अफेयर का, डीएलएड का, है ना, वो सभी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसमें आपको 351 रुपया चार्ज लगेगा, तभी आपको ये सभी चीज़ मिल सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर 351 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सभी नोट्स पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और 9 बजे से 9 PM से डेली लाइव क्लास भी आपको मिलेगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन डालते रहते हैं। देखिए, इकाई 5 में क्या क्या पढ़ना था, तो कल लगभग यहाँ पर सभी चीज़ आपको करवा दिया गया था और आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आंसर दोस्तों। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको पूरा डिटेल से बताया गया था और इसको पीडीएफ को आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी आप 1-2 बार कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपका सारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज यहाँ से क्वेश्चन आंसर इसका कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि पूरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। इसके बाद कल से आपका यूनिट 6 हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कल यूनिट 6 होगा आपका। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देख लेते हैं। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रधान शिक्षक से संबंधित जो भी अपडेट होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रबंधन प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, यह परिभाषा किसकी है? बताइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि प्रबंधन जो है ये प्रत्येक उपक्रम का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है हेनरी फियोल, पीटर एफ ड्रकर, जेम्स एल लुंडी, CW विल्सन। तो ये कथन जो है दोस्तों, ये है आपका पीटर एफ ड्रवर का है। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन का प्रथम सोपान क्या है ना, प्रथम सोपान या तत्व क्या है दोस्तों? प्रबंधन का प्रथम सोपान जो होता है वो क्या होता है? योजना बनाना होता है, या गठित करना होता है, या निर्देशन करना, या फिर मूल्यांकन करना। तो प्रबंधन का जो प्रथम सोपान या तत्व है वो है योजना बनाना, है ना। प्रथम सोपान तत्व क्या है? योजना बनाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। आप लोग अपना अपना जो आंसर है वो कमेंट करते चलिएगा लाइव चैट में। ठीक है, चलिए तो ये है यूनिट 5 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला पीडीएफ आपको, आने वाला वीडियो जो है वो आपको मिलता रहेगा और पीडीएफ हमारे ग्रुप में आपको शेयर किया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि बदलते परिवेश के साथ हमें निम्न में बदलाव करना चाहिए। देखिए, दिन प्रतिदिन जो ये हमारा परिवेश है वो बदल रहा है, और इस बदलते परिवेश के साथ हमें क्या बदलाव करना चाहिए? ऑप्शन है कार्य संस्कृति, या मानसिकता, या अनुशासन, या विद्यालय। तो हमें जो बदलना चाहिए वो कार्य संस्कृति बदलना चाहिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अनुशासन के द्वारा विकास किया जा सकता है। बताइए, अनुशासन के द्वारा विकास जो है वो किया जा सकता है। शारीरिक मूल्य, बौद्धिक क्षमता, या सामाजिकता। ठीक है, तो शारीरिक मूल्य, बौद्धिक क्षमता, या सामाजिकता, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा जी? देखिए, बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी,
यानी कि अनुशासन के द्वारा विकास किया जा सकता है। तो शारीरिक मूल्य का विकास कर सकते हैं, बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं, सामाजिकता का विकास कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी का विकास कर सकते हैं। यानी कि एक से अधिक यहाँ पर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 5 नंबर, कह रहा है कि विद्यालय में, प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता का कारण क्या है। बताइए, विद्यालय में जो अनुशासनहीनता होता है उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बिल्कुल सही बात है। नेतृत्व में कमी है, इस वजह से भी अनुशासनहीनता हो सकता है। आर्थिक कठिनाई, ये भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि एक से अधिक यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाँ ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है कि बालकों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में कब लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैंने 1000 बार इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बता चुका हूं और आप लोग को भी पता है, रटा गया होगा, आप लोग को दिमाग में सेट हो गया होगा कि बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है, ये अगर अनुच्छेद की बात करें, है ना, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21 के क में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसको जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। देखिए, अभी आपको बताया ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, और ये कितने उम्र के बच्चों के लिए किया गया है, तो ये भी आपको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 21 के ए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और इसको जो जोड़ा गया था ना, ये अनुच्छेद 21 के ये कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था ना, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, आपका अनुच्छेद 21 के ए को जोड़ा गया था। और इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हीं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 8 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया। देखिए, हमारा जो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का जो अधिकार है ये अभी जो है दोस्तों, ये किस सूची में है, तो अभी ये समवर्ती सूची में है। शिक्षा का अधिकार किस सूची में है, तो ये है आपका समवर्ती सूची में है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया कि इसको समवर्ती सूची में कब डाला गया था, तो इसको डाला गया था 42वें संविधान संशोधन में, है ना। 42वें संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था, और उसी समय इसको आपको डाला गया था कहाँ, तो समवर्ती सूची में। पहले ये किस सूची में था दोस्तों, तो पहले ये था राज्य सूची में, है ना, पहले ये था राज्य सूची में, बाद में इसको संशोधन करके इसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये आपको यहाँ से पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा ये सब चीज़ को। हम चलते हैं अगला सवाल 9 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में शिक्षा को किस अनुसूची में रखा गया है। देखिए, अभी आपको बताया ना कि ये समवर्ती सूची में रखा गया है कि नहीं, और ये कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में इसको राज्य सूची से हटा करके इसको डाल दिया गया कहाँ, तो समवर्ती सूची में 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन है आपका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक या फिर छात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि अभिभावक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोस्तों 11 नंबर।
11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित है। तो ये भी मैंने बताया था कि निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल जो है इसमें जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किया गया है, तो ये 25% सीट जो है वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत आवश्यक है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं की जो संख्या आवश्यक है वो कितने परसेंट है, 50, 75, 25 या 20? क्या होगा, सभी लोग अपना अपना कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, है ना। क्या होगा, 50% जो महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर सवाल है कि एसएमसी की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए। देखिए, एसएमसी मतलब क्या होता है बताइए तो कमेंट करके। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, COMMITTEE। ठीक है, SMC यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो दोस्तों इसकी साधारण सभा की जो बैठक होती है ये कितने दिनों में होती है, तो ये जो होती है ये 3 माह में एक बार होती है। ठीक है, ये कितने दिन में होती है, तो 3 माह में एक बार होती है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर ज़रूरत पड़ने पर ये पहले भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे जो रूल है वो 3 माह में एक बार होती है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। बताइए समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, तो ऑप्शन है कि शिक्षक जो है वो कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक जो है विकलांग बच्चों का विशेष ध्यान रखता है। विकलांग बच्चों का तो ध्यान रखना ही है, सभी बच्चों का ध्यान रखना है ना, ऐसा विकलांग ही नहीं, जो भी बच्चे स्कूल में हैं सभी बच्चों का ध्यान रखना है, किसी एक का मतलब कि विशेष रूप से नहीं रखना है, सभी को समान रूप से रखना है समावेशी कक्षा में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपको दिया गया है कि शिक्षक मंद छात्रों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन करता है, और डी है कि शिक्षक विकलांग बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा का आयोजन करता है, यही हुआ समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताएँ। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, अच्छा हम लोग आगे चल गए, थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना। समावेशी कक्षा शिक्षा के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया गया था काफ़ी डिटेल से, आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा पिछला क्लास जो सब्जेक्टिव था आपका, है ना, उसके बाद अगर क्वेश्चन आंसर बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है ऑप्शन है कि विशिष्ट छात्रों के प्रशिक्षण पर जोर देना, या फिर सभी श्रेणी के छात्रों पर जोर देना। हाँ, ये ऑप्शन देखिए आपका सही लग रहा है, विकलांग छात्रों पर जोर देना या विशेष शिक्षा पर जोर देना, है ना। समावेशी कक्षा का जो शिक्षा का जो उद्देश्य ये होता है ना कि सभी श्रेणी के छात्रों पर जोर देना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना 100% आपको एग्जाम में आपको पूछेगा। ठीक है, तो आपका अगर प्रैक्टिस हो गया है और हो रहा है तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी दोस्तों। हमसे अगर आप जुड़े हैं, हमारे ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं, है ना, तो बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं 7857824310, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक सफल प्रधानाध्यापक होना चाहिए। बताइए एक सफल प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भावुक होना चाहिए, ये भी गलत है। प्रेरक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक सफल प्रधानाध्यापक जो होना चाहिए वो प्रेरक होना चाहिए दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17।
17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शाला के उद्देश्यों को, शाला मतलब पाठशाला है ना, तो पाठशाला के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपने छात्रों में जिन गुणों का विकास करता है उनमें महत्वपूर्ण क्या है ना। एक पाठशाला के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो एक शिक्षक है अपने छात्रों में जिन गुण का विकास करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों का सामाजिक विकास करना, या छात्रों का सांस्कृतिक विकास करना, या सी नंबर ऑप्शन है कि छात्रों का बौद्धिक विकास एवं अधिगम करना। ये नंबर जो सी नंबर ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा आपका सी नंबर। अब चलते हैं आपका 18 नंबर कि शिक्षक वर्ग का आचरण प्रभावित करता है। बताइए, शिक्षक वर्ग का आचरण प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है दोस्तों? परिवार को प्रभावित करता है, छात्र को, प्रधानाध्यापक को, या समाज को? देखिए, शिक्षक जो है सबसे किससे ज़्यादा नज़दीक में होता है, तो वो छात्र के सबसे ज़्यादा नज़दीक में होता है, और इसीलिए छात्र को सबसे ज़्यादा वो क्या करेगा, आचरण प्रभावित करता है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि विद्यालय प्रशासन के उद्देश्य क्या है दोस्तों? विद्यालय प्रशासन के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन है कि योग्यता अनुसार कार्य में लगाना, या फिर सामाजिक मूल्यांकन को प्रभावपूर्ण बनाना, या फिर शैक्षिक कार्य को सफल बनाना, या फिर इनमें से सभी। तो विद्यालय प्रशासन का उद्देश्य ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, यानी कि 20 नंबर प्रश्न है कि शैक्षिक प्रबंधन को कहा जाता है। बताइए, शैक्षिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या होगा? शैक्षिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, एक विज्ञान का कहा जाता है, एक कला कहा जाता है, एक जीवन दर्शन कहा जाता है, या फिर एक मानविकी कहा जाता है। तो 20 का हो जाएगा, शैक्षिक प्रबंधन को एक मानविकी कहा जाता है। आंसर यहाँ से निकल के आएगा, आंसर नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21। प्रश्न है कि कला समेकित शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है? कला समेकित शिक्षा दोस्तों ये किसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है? तो ऑप्शन है केवल कला शिक्षक के द्वारा। बताइए, केवल कला शिक्षक द्वारा, ये आपका बिल्कुल गलत है। केवल जिसमें लगा रहे ना तो वो तो ऑप्शन ऐसा ही गलत होता है, पर शिक्षक के द्वारा या कोई भी शिक्षक। तो आंसर हो जाएगा, कल ही बताए थे कि कला समेकित शिक्षा जो है ये किसी भी शिक्षक के द्वारा दिया जा सकता है, बस उसकी जानकारी उसे थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कला समेकित शिक्षा दृष्टिकोण किसमें मदद नहीं करता है? तो कला समेकित जो शिक्षा है दृष्टिकोण जो है ये किसमें मदद नहीं करता है? ऑप्शन है सही उत्तरों को याद करने में, या महत्वपूर्ण सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल का निर्माण करने में, या छात्र जुड़ाव बढ़ाने में, या अंतः विषय दृष्टिकोण में शामिल करने में। तो किसमें नहीं करता है, नहीं पूछ रहा है, तो सही उत्तरों को याद करने में ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी 3 ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका, आंसर नंबर ए आएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि कला समेकित शिक्षा में कला को क्या कहा गया है? तो कला समेकित शिक्षा में दोस्तों कला को क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि परीक्षा पद्धति कहा गया है, या लोक कला कहा गया है, या शैक्षिक उपकरण कहा गया है, या शास्त्रीय कला कहा गया है। देखिए, तो कला समेकित शिक्षा में किस कला को क्या कहा गया है? तो शैक्षिक उपकरण कहा गया है मेरे भाई। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि कलाओं के भेदों की संख्या कितनी होती है? तो कलाओं की संख्या की जो भेद होती है 2, 4, 3, 7, क्या होगा? तो 2 भेद होती है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो कलाओं की शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बताइए। ऑप्शन है बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, चरित्र निर्माण करना, या फिर इनमें से सभी। तो कला शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ये सभी हो जाएगा ना भाई। बौद्धिक विकास भी इससे होता है, शारीरिक विकास भी होता है, चरित्र का निर्माण भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है।
अगला सवाल है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि इस पाठशाला भवन के अंतर्गत आते हैं। बताइए शाला भवन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? खेल का मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास या फिर इनमें से सभी। तो इसके अंतर्गत सभी चीज़ आ जाता है, खेल का मैदान भी आता है, पुस्तकालय भी, छात्रावास भी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? दोस्तों परंपरागत शिक्षा का आवश्यक घटक कौन सा है? तो परंपरागत शिक्षा पुस्तकों से सीखना, पुस्तकों से सीखना ये परंपरागत तो है नहीं, है ना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक से सीखना, ये आपका परंपरागत हो सकता है। चिंतन से सीखना, और डी है अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना, तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा परंपरागत अध्ययन, है ना। परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है शिक्षक से सीखना, क्योंकि शिक्षक से आज नहीं, है ना, बरसों हजारों सालों से हम शिक्षक के द्वारा सीखते आ रहे हैं, ठीक है। यही शिक्षक का अलग अलग नामों से फिर जाना जाता है ना। यही पहले गुरु थे, अब यही शिक्षक बन गए हैं, यही टीचर बन गए हैं, है कि नहीं। चलिए तो अगला सवाल है कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, याद रखिएगा क्वेश्चन। ऑप्शन कह रहा है कि यह न तो सभी के लिए खुली थी तथा न ही इसमें कोई समानता थी। दूसरा है कि यह चरित्र में कुलीन थी तथा धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर बिल्कुल सही है, यहाँ पर दोनों सही है ना। भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में यह न तो सभी के लिए खुली थी तथा न ही इसमें कोई समानता थी, ये भी सही है और ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? ऑप्शन है B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन किया था वो जॉन डीवी के द्वारा किया गया था, और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोग को रिपीट करवा चुका हूँ, याद हो गया होगा आप लोग को। अगला प्रश्न है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, हाँ ना। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों? कैसे सीखते हैं बच्चे? ऑप्शन है वैयक्तिक या सामूहिक दोनों रूप में, बिल्कुल सही है। अगला है मुख्य रूप से शिक्षक से, गलत है। वैयक्तिक रूप से, ये भी गलत है। समूहों में, ये भी गलत है। देखिए बाल केंद्रित कक्षा में ना यहाँ पर दोनों हो जाएगा, वैयक्तिक भी सीखते हैं और सामूहिक भी सीखते हैं, यानी कि दोनों रूपों में सीखते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप एग्ज़ाम हॉल में ना चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही, चार नहीं आपको 5 ऑप्शन दिया जाएगा, है ना। 5 ऑप्शन दिया जा रहा था, पता नहीं इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकता है सरकार, है ना, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मात्र 421 लोग पास हो पाए थे। अगर इसको 4 ऑप्शन कर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, ये सहूलियत हो जाएगा। 5 ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, है ना। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है 31 नंबर की प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चा है दोस्तों, इसकी आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, ये आपको प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है कि प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा करके, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा दे करके। रटने पर कभी जोर दे सकते हैं, बिल्कुल गलत है ना। प्रश्न हल कराने के विशिष्ट निर्देश उपलब्ध करा करके। सी है चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है। हम डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। देखिए यहाँ जो मेन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभाशाली और जो सृजनात्मक बच्चे हैं उसकी आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित करेंगे, तो चुनौतीपूर्ण कार्य उसको देंगे और निरस्ता दूर करने के क्रियाकलाप करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर।
32 नंबर प्रश्न है कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों उद्दीपन कहा जाता है। उसको आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, उसको उद्दीपन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम, आपका 33 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पर खाली स्थान भरना है। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं? देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के बारे में आपको कल ही डिटेल से बताया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पदों को याद करना। पदों को याद करना इसके अतिरिक्त निम्नलिखित जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप है भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि परिचर्चा है, घटना वर्णन है, गीत है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, इसके अतिरिक्त, यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, और 34 नंबर का जो आंसर है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता की विशेषता है? बताइए, सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या फिर नवीन ज्ञान की खोज। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हाँ ना, इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ ताकि इसका आंसर क्या होगा ABCD में आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। 35 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में तभी सफलता प्राप्त होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में कब सफलता प्राप्त होगी? ऑप्शन है कि जब शिक्षक प्रेरणा देने वाले हों, बिल्कुल सही है। यदि शिक्षक छात्र के साथ सतत सक्रिय रहे, ये भी ठीक लग रहा है। सी है कि जब सभी छात्र शिक्षक की बात समझ सके, और डी है कि उपयुक्त सभी क्रियाएं हो। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ABC तीनों यहाँ पर सही है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? तो छात्रों के मानसिक विकास से, या सर्वांगीण विकास से, शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, या फिर छात्रों के वृत्तिक विकास से? क्या होगा? 36 का आंसर हो जाएगा सहगामी क्रियाएं जो मुख्यतः संबंधित होता है वो सर्वांगीण विकास से होता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है 37 नंबर, है ना। प्रश्न है कि एक अच्छे मूल्यांकन से ज्ञान होता है। बताइए, एक अच्छे मूल्यांकन से किस प्रकार का ज्ञान होता है? तो ऑप्शन है छात्र द्वारा दिए गए संतुलित उत्तर का ज्ञान होता है, या उसकी सुंदर लिखावट का ज्ञान होता है, या विश्वसनीयता एवं वैधता का ज्ञान होता है, या 100% परिणाम का ज्ञान होता है। 37 का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता एवं वैधता का ज्ञान होता है। ठीक है, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 38। कल जो आपका स्टार्ट होगा दोस्तों वो आपका यूनिट 6 स्टार्ट होगा कल। ठीक है, यूनिट 5 तक आपका कंप्लीट हो गया है। आज इसका PDF भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, है ना। और इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप टेस्ट के रूप में दीजिएगा, है ना। 1-2 बार वीडियो भी देख लीजिएगा तो सारा आपको याद हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है कि आंतरिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षक को क्या पता चलता है दोस्तों, है ना। आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है कि छात्रों की कठिनाइयों का पता चलता है, या फिर छात्रों की क्षमता का ज्ञान होता है, या फिर छात्रों के व्यक्तिगत गुणों का ज्ञान होता है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को इनमें से सभी चीज़ों का ज्ञान होता है और कठिनाइयों का भी पता चलता है। अगला प्रश्न है आपका 39। प्रश्न है कि आंतरिक मूल्यांकन स्तर को निरंतर सुधारने हेतु आवश्यक है। आंतरिक मूल्यांकन स्तर को निरंतर सुधारने हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है पाठ्यक्रम समिति की स्थापना करना, या फिर गाइडेंस ब्यूरो की स्थापना करना, या केंद्रीय मूल्यांकन और रिसर्च ब्यूरो की स्थापना करना, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप
इनमें से सभी को मत मार दीजिएगा क्योंकि ये गलत ऑप्शन है ना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि केंद्रीय मूल्यांकन और रिसर्च ब्यूरो की स्थापना करना, ये है आंतरिक मूल्यांकन स्तर को निरंतर सुधारने हेतु आवश्यक कदम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। प्रश्न है कि मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, है ना, मूल्यांकन को व्यापक कब मानेंगे, है ना। तो ऑप्शन है कि सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, या फिर सभी उद्देश्य मूल्यांकन किए जाए, या फिर बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो। तो मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जाएगा जब दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन सहायक है। तो मूल्यांकन किस चीज़ में सहायक है ना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो ये यूनिट 5 का है आपका। इसके पहले आपका 4 यूनिट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट 5 आपका चल रहा है, कल होगा यूनिट 6 आपका शुरू हो जाएगा। 3 यूनिट बच रहा है, 3 यूनिट कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ही हम दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, और यूनिट वाइज आपको 8 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। सिलेबस अगर कुछ चेंज होता है तो उसको भी हम बाद में करवाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। तो आप लोग आराम से क्लास करते रहिए, पढ़ते चलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस चेंज करने की भी सरकार के द्वारा कुछ बातें की जा रही है। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा। बहुत कहा जा रहा था कि सरल किया जाएगा, मतलब कि आसान किया जाएगा। अब क्या आसान किया जाता है, अब देखने वाली बात है ना। इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लग सकता है, 10 से 20 दिन। ठीक है, प्रश्न है 41 नंबर की मूल्यांकन किस चीज़ में सहायक है दोस्तों, क्या होगा। ऑप्शन है कि संचयी अभिलेख तैयार करने में, या अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में। अच्छा, सी नंबर ऑप्शन है कि अध्यापक के व्यवहार में सुधार लाने में, या फिर इनमें से सभी में। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, है ना। मूल्यांकन इन सभी चीज़ों में सहायक होता है आपका। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर प्रश्न की अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड हैं। तो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मापदंड क्या हैं। ये विश्वसनीय होते हैं, बिल्कुल सही है। ये तुलनीय होते हैं, ये भी ठीक है। ये युक्ति संगत होते हैं, ये भी ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 43 नंबर, है ना। 43 है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, बताइए। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ऑप्शन है ड्रा ए मैन विधि, सर्वे परीक्षण विधि, या प्रश्नावली परीक्षण, या फिर प्रक्षेपण परीक्षण। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि सर्वे परीक्षण विधि। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 44 की मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है। कल ही बताए थे आपको कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये क्या होता है, सीमित होता है, गलत बात है। संकुचित होता है, ये भी गलत है। व्यापक होता है, बिल्कुल सही है। कोई नहीं, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा कि मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है। तो शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में क्या शामिल है। व्यावसायिक परीक्षण शामिल हैं, या फिर व्यावसायिक निष्ठा है, या फिर उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति है, या ए और बी दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें व्यावसायिक परीक्षण भी हो जाएगा और व्यावसायिक निष्ठा भी हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है 46 नंबर। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, है ना। सपोर्ट कैसे करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे ग्रुप में जुड़ करके, है ना, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी आप सभी के लिए मेहनत करूं, है ना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आप लोग के पीछे हम लगे हुए हैं, आपकी सफलता के लिए लगे हुए हैं। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है दोस्तों। तो शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया। ऑप्शन है शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या फिर इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा? तो इस पे जो बल दिया था वो दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि साहित्य पाठ्य सहगामी क्रिया कौन कौन सी है? तो साहित्य पाठ्य सहगामी क्रिया कौन कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है श्रमदान, सहकारी दुकान एवं बैंक, और अगला ऑप्शन है वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं, जूनियर रेड क्रॉस। क्या होगा आपका? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं, पाठ्य साहित्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं ये सभी चीज़ें। अगला है कि विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था। बताइए, विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? तो ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग, या शिक्षा आयोग, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा शिक्षा आयोग के द्वारा ये सुझाव दिया गया था आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला है कि लीडरशिप फॉर लर्निंग, है ना, लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशेषताएं निम्न में से प्राप्त नहीं होती है। लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशेषताएं किससे प्राप्त नहीं होती है? तो प्रदर्शन नेतृत्व, निरंकुश नेतृत्व, वितरित नेतृत्व, या फिर निर्देशात्मक नेतृत्व। क्या होगा? 49 का आंसर हो जाएगा किससे नहीं होता है? तो निरंकुश नेतृत्व नहीं होना चाहिए, है ना। निरंकुश नेतृत्व बिल्कुल ऑप्शन गलत है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा था। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। चलिए, हम लोग 8 तक लगा चुके हैं। तो 50वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मतभेद समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवहार रणनीति है। बताइए, मतभेद समाधान के लिए एक प्रभाव व्यवहार रणनीति कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है ध्वंसात्मक या सक्रिय रणनीति, या फिर रचनात्मक सक्रिय रणनीति, या फिर रचनात्मक निष्क्रिय रणनीति, या फिर ध्वंसात्मक निष्क्रिय। निष्क्रिय वाला तो होगा नहीं, ये दोनों में से क्या होगा? तो ध्वंसात्मक भी गलत है, रचनात्मक सक्रिय रणनीति होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर, है ना, मतभेद समाधान के लिए आपका। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य क्या है? बताइए, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है सभी विषयों का शिक्षण, या फिर बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम, या फिर विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास, या विद्यार्थियों के रट कर याद करने में वृद्धि करना। तो माध्यमिक स्तर पर पूछ रहा है दोस्तों, है ना, प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? यानी कि विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर प्रश्न। 52 कह रहा है कि विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी है। तो विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी क्या है? तो ऑप्शन क्या है दिया हुआ कि विद्यालय में अनुशासन बनाकर रखना, है ना, और दूसरा ऑप्शन है कि हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना। ये आपका बिल्कुल सही लग रहा है। अगला है कि स्टाफ के साथ हर रोज़ बैठकें आयोजित करना। ये गलत है। शिक्षकों को निर्देश देना। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सामान्य जिम्मेदारी जो कह रहा है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हितधारकों के सहयोग से विद्यालय की विकास योजना तैयार करना, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही। अगला है 53 नंबर प्रश्न की मूल्य नेतृत्व में शामिल है। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। मूल्य नेतृत्व में क्या क्या शामिल होता है ना। तो ऑप्शन है मूल्य, अनुभव, कौशल, विजन, ज्ञान, विजन, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, ज्ञान, विजन, अनुभव, या विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव। क्या होगा? मूल्य नेतृत्व में क्या शामिल है? तो इसमें आपको विश्वास शामिल है, इसमें मूल्य शामिल है, इसमें ज्ञान है, इसमें अनुभव है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता कौन सा है? बताइए, एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता वह है जो परेशानी खड़ी करे। तो परेशानी खड़ी करने वाला कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। मात्र औपचारिक व्यवहार करे, तो मात्र आ गया यानी कि केवल आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अनुशासन रखे, ये भी गलत है। या फिर दूरदर्शी रखे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही। अगला सवाल है 55 नंबर।
55 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है दोस्तों, बताइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अर्थ, इसका अभिप्राय क्या होता है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक या फिर सह संज्ञानात्मक या फिर उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 55 का हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि संज्ञानात्मक भी और सह संज्ञानात्मक भी, है ना। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो सॉरी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 9 PM से डेली लाइव क्लास होती है आपकी, और आप हमारे ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857824310। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाला जो नोटिस होगा वो आपको मिल सके, ठीक है। प्रधान शिक्षक से संबंधित और भी जो भी बहाली आएगा उससे संबंधित आपको जानकारी मिलते रहेगी। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि शिक्षक के वृत्तिक विकास में सहायक है। तो शिक्षक के वृत्तिक विकास में क्या सहायक है दोस्तों, लेखन सहायक है, सहकर्मी है या प्रशिक्षण है या फिर इनमें से सभी है। 56 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी इसमें शामिल है आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं आपका कि नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है। नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है, कथन किसका है, बताइए। नेतृत्व बदलाव लाने का अभिकर्ता है, यह कथन किसका है। जॉर्ज टेरी का, मुर्रे का, जेम्स एम लिपहम का या फिर चेस्टर बर्नार्ड का। 57 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जेम्स एम लिपहम का ये कथन है आपका। अगला है 58 नंबर, कह रहा है कि विषयगत क्षेत्र में नेतृत्व को क्या कहते हैं। तो विषयगत क्षेत्र में नेतृत्व को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रशासनिक नेतृत्व, विषय नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व या फिर शिक्षण शास्त्रीय नेतृत्व। आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि शिक्षण शास्त्रीय नेतृत्व हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, इसका बिल्कुल सही है। अगला है 59 नंबर, कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान है। तो क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा है। ऑप्शन है शिक्षण विधि, दूरगामी परिणाम की प्रक्रिया या फिर तत्कालिक परिणाम खोजने की प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक अनुसंधान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तत्कालिक परिणाम खोजने की प्रक्रिया सॉरी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 60 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि बदलते परिवेश के साथ हमें अपने निम्न में बदलाव करना चाहिए। तो बदलते परिवेश के साथ हमें किस में बदलाव करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, पीछे इसका आंसर मैं बता दिया हूँ, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है ना, पीछे क्योंकि मैं इसका बता दिया हूँ, नहीं पता है तो आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है। पीछे आप देखिएगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो 60 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। आज 60 प्रश्न इसका महत्वपूर्ण करवाया गया, यूनिट 5 का आज यहाँ से कंप्लीट हो गया, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में। तो जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है। ये ज्वाइन करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, और इसमें 351 रुपये का चार्ज रखा गया है ना, ताकि आपको PDF नोट्स, वीडियो, जो भी चीज़ है आपका करेंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, है ना, वो सभी चीज़ आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पर, है ना। तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का, और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप हमको भेज दीजिएगा, वहाँ आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, फिर आपको सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पेमेंट कैसे करना है, तो गूगल पे आप यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे करते होंगे या फिर पेटीएम करते होंगे, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, अमेजन पे से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम यहीं पर आपको वीडियो समाप्त करेंगे, है ना। यूनिट 5 आज आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। कल हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 6 आपका, ठीक है। कल यूनिट 6 होगा आपका शुरू, ठीक है। यूनिट 6 का हम लोग डिटेल से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। तो आज यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिया गया। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर इसी समय कल रात में 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।